सभी दोस्तों का स्वागत है टारगेट क्लास 10 450 में। तो आप लोग का एग्ज़ाम का डेट अब निकल चुका है, फरवरी में है। तो अब आप लोग का ज़्यादा समय बचा नहीं है, उसी को देखते हुए अब 2-2.5 महीना का समय बचा हुआ है। तो आप लोग के लिए अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आ चुके हैं सोशल साइंस का, जो 2009 में जेक द्वारा पूछा गया था। जेक बोर्ड के द्वारा 2009 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो उससे बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोग के लिए इस वीडियो में रहेगा। जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा आप लोग के लिए वही क्वेश्चन हम बताएंगे, और जो आने का संभावना नहीं रहेगा उसको हम नहीं बताएंगे। तो आप लोग कम से कम वीडियो 2 बार देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सुनने का कोशिश कीजिएगा। पढ़िएगा 2-4 बार, उसके बाद सुनने का ज़्यादा कोशिश कीजिएगा तो दिमाग में बैठेगा। याद कीजिएगा तो एग्ज़ाम टाइम भुला जाइएगा। पहला क्वेश्चन देखें तो बोल रहा है, पहला क्वेश्चन देखें तो बोल रहा है अंग इटली की स्थापना किसने की थी। तो अंग इटली और अंग यूरोप दो स्थान, अंग इटली और अंग यूरोप की स्थापना किसने की थी। तो जोसेपे मैथ्सने ने किया था, एक गुप्त संगठन के रूप में किया था। अंग इटली और अंग यूरोप की स्थापना जोसेपे मैथ्सने ने किया था। दूसरा क्वेश्चन बोल रहे हैं देखें तो जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया को संक्षेप में वर्णन कीजिए। मतलब बोला है जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया को संक्षेप में समझाइए। तो जर्मनी का जो एकीकरण है ना, ये 2000 ये जो क्वेश्चन है 2024 में आप लोग को 2023-24 में पूछ लिया गया है। तो 2025 में पूछने का इसका कोई संभावना नहीं है, फिर भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। जर्मनी का जो एकीकरण की बात करें हम, 18वीं शताब्दी में जर्मनी अनेक राज्यों में बटा हुआ था। पर्शिया था, सेक्सनी था, बहुत से क्षेत्रों में बटा हुआ, अगर बहुत से राज्यों में बटा हुआ था, और 300 से अधिक क्षेत्रों में जो था 300 से अधिक क्षेत्रों में जो था वो बटा हुआ था। क्या चीज़? जर्मनी जो था 300 से अधिक क्षेत्रों में बटा हुआ था। तो उसको एकीकरण करने के लिए, एकीकरण का मतलब क्या होता है, जैसे अभी भारत है, भारत एकीकरण का मतलब होता है छोटे छोटे राज्यों को मिला के एक देश का निर्माण किया जाता है। उसी प्रकार यहाँ पे बोल रहा था जर्मनी का एकीकरण करने के लिए। तो जो जर्मनी जो था शुरुआती दौर में 300 से अधिक छोटे छोटे भागों में बटा हुआ था, तो उसे मिला करके एक करने के लिए एकीकरण का यहाँ पे बात कर रहा है। तो एकीकरण के मतलब होता है वही, बहुत सारे राज्य मिलकर एक देश का निर्माण करते हैं। जैसे भारत का हम ले लो उदाहरण में, बहुत सारे राज्य मिलकर बहुत सारे मतलब राज्य मिलकर एक भारत देश का निर्माण किए। उसी प्रकार यहाँ पे बोला है जर्मनी के बारे में कि छोटे छोटे जो क्षेत्र थे ना, वो मिलकर जर्मनी का एकीकरण करें, मिलकर देश का निर्माण करें। तो ये बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था, तो उसको एकीकरण करने के लिए यहाँ पे संक्षेप में बताया गया है। तो हम लोग यहाँ पे देखें तो बोला है 18वीं शताब्दी में जर्मनी अनेक भागों में बटा हुआ था, बहुत सारे छोटे छोटे भागों में, तो हम बताएं 300 से अधिक छोटे भागों में बटा हुआ था। इसलिए इसका आर्थिक विकास जो था, इसलिए बहुत सारे छोटे छोटे भागों में बंटने के कारण इसका आर्थिक विकास बहुत धीमे था, बहुत धीमे धीमे ये विकास की ओर बढ़ रहा था। इसके लिए राष्ट्रीय चेतना, मतलब वहाँ के जो लोग थे उनके द्वारा जर्मनी को मतलब विकास की ओर बढ़ाने के लिए राज्य के लोगों ने एकीकरण की मांग करना आरंभ कर दिया। वहाँ के लोगों ने जर्मनी की एकीकरण मतलब एक करने का आवाज़ उठाना शुरू कर दिया, और वहाँ मतलब विकास करने के लिए एकीकरण की मांग को शुरुआत कर दिया। 1815 ईस्वी में जर्मनी के, बोला यहाँ पे देखिएगा आप लोग, 1815 ईस्वी में जर्मनी के राज्यों को
ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर एक जर्मनी महासंघ की स्थापना की कोशिश की गई। जो जर्मनी जो था, मान लीजिए आप लोग ये जर्मनी है, और ये मान लीजिए आप लोग ये हो गया मान लीजिए जर्मनी हो गया, और ये हो गया ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रिया अलग है, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रेलिया अलग है। तो यहाँ पे हम बात करें ऑस्ट्रिया का, तो जो ऑस्ट्रिया जो था वो जर्मनी के क्षेत्र में आता था। उसका बहुत ऑस्ट्रेलिया को जो क्षेत्र था ऑस्ट्रिया का, वो जर्मनी के क्षेत्र में उसका बहुत बड़ा क्षेत्र आता था। जैसे हो गया जर्मनी, तो जर्मनी के क्षेत्र में ऑस्ट्रिया का क्षेत्र, यहाँ पे क्षेत्र आ रहा नहीं, तो उसी प्रकार ऑस्ट्रिया का बहुत बड़ा क्षेत्र जर्मनी के भाग में आता था। तो ऑस्ट्रेलिया जो था, ये नहीं चाहता था, ये क्या था, ये नहीं चाहता था कि जर्मनी का एकीकरण हो। क्या हो? जर्मनी का एकीकरण हो। अगर जर्मनी का एकीकरण होगा तो ऑस्ट्रिया का जो बहुत बड़ा क्षेत्र था जर्मनी में, वो जर्मनी को हो जाएगा। एकीकरण नहीं था तो ये इसके हक में था, अब एकीकरण होगा तो ये हथिया लेगा फिर। तो वो नहीं चाहता था कि इसका एकीकरण हो, वो नहीं चाहता था। परंतु ये यहाँ का जो ओटोमन बिस्मार्क जो था, वो 3 युद्ध करता है। जर्मनी के जो एकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान निभाया था, वो कौन निभाया था एकीकरण करने में? ओटोमन बिस्मार्क ने निभाया था। ये 3 युद्ध किया था और तीनों में विजय पाने के कारण विजय पाया था। उसके बाद ये जर्मनी का एकीकरण को पूरा करता है। और जर्मनी का एकीकरण जो हुआ था 1871 ईस्वी में पूरा हुआ था। फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोग देखें तो बोल रहा 1848 ईस्वी में बहुत सारे राज्यों में विद्रोह हुआ। लोगों ने वहाँ के शासकों को संवैधानिक सुधार करने तथा जर्मनी के एकीकरण करने के लिए विवश किया। उसी प्रकार आप लोग विवश किया। और उसके बाद वहाँ के जो एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाए थे ओटोमन बिस्मार्क ने वो 3 युद्ध करते, उसमें विजय पाते, और उसके बाद 1871 ईस्वी में जर्मनी का एकीकरण पूरा होता है। और उसके बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा होता है। एकीकरण पूरा होने के बाद पर्सा के जो राजा था उसको जर्मनी का सम्राट घोषित किया जाता है। पर्सा के जो राजा था विलियम प्रथम को जर्मनी का शासक। इतना ही है, ज़्यादा आप लोग को नहीं लिखना रहेगा। तो आप लोग का 2025 के बोर्ड में जर्मनी का एकीकरण आने का कोई संभावना नहीं है। आप लोग इटली के एकीकरण देखिएगा, ये वीडियो हम आप लोग के लिए लेके आएंगे अगला वीडियो में, इटली का एकीकरण। इससे आप लोग का सवाल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा 2025 के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, उससे क्वेश्चन आ सकता है। जर्मनी का एकीकरण जो था पिछले साल ही पूछ लिया है। उसके बाद देखें तो ये तो आप लोग के लिए महत्वपूर्ण उतना नहीं है। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखें तो तीसरा नंबर आप लोग के लिए 2 नंबर में आ सकता है। बहिष्कार के विचार से क्या तात्पर्य, मतलब बहिष्कार का क्या अर्थ है? तो बहिष्कार के मतलब उसको नकार देना, उसमें सहमत ना होना, उससे भाग जाना, इनकार कर देना, उसमें भाग ना लेना। तो बहिष्कार का मतलब इसे वही होता है। अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे बताया है, उदाहरण के रूप में बोला है, बहिष्कार का विचार का तात्पर्य है कि साइमन कमीशन को वापस किया जाए, चूँकि इसमें भारतीय सदस्य उसमें से सभी भारतीय सदस्य एक भी नहीं थे, सभी सदस्य जो थे अंग्रेज थे। भारतीयों का विकास या कोई भी कमीशन भारत के विषय में तभी मतलब सही ढंग से चलेगा या सफल होगा जब उसमें भारत के लोग रहेंगे। लेकिन जो साइमन कमीशन आया था वो कब आया था? 1928 ईस्वी में आया था। और इसको संस्थापक कौन था? तो सर जॉन साइमन थे। तो इसमें आया था जो साइमन कमीशन 1928 में आया था।
ये था भारत के संवैधानिक व्यवस्था, भारत को जो संवैधानिक व्यवस्था है उसको अध्ययन करने के लिए भारत में आया था। और ये भारत के हित के लिए आया था। लेकिन यहाँ इसमें भारत के एक भी सदस्य नहीं थे, और ये भारत के संवैधानिक व्यवस्था को अध्ययन करने के लिए मतलब इसको पारित किया गया था। सर जॉन समन के द्वारा भारत की संवैधानिक व्यवस्था का अध्ययन कर रहा था, और इसमें भारतीय सदस्य एक भी नहीं थे, इसलिए इसका विरोध किया गया। और इसी के विरोध में लाला लाजपत राय का मृत्यु हो जाता है। आप लोग के लेके आएंगे साइमन कमीशन विस्तार रूप से, कहीं 5 नंबर में आप लोग को ना पूछे थे, इसलिए उसको और विस्तार रूप से लेके आएंगे। बस यहाँ पे बता दिए मतलब बहिष्कार का अर्थ क्या है, उसको नकार देना, इनकार कर देना, उसको मतलब सहमत ना होना, मना कर देना। तो इसी प्रकार यहाँ उदाहरण के रूप में समझाया गया है साइमन कमीशन की तरह। उसमें भारतीय सदस्य नहीं होने के कारण उसे मतलब उस विचार को सहमत वहाँ के लोगों ने नहीं किया, उसको विरोध किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो बोल रहा है महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को क्यों वापस ले लिया था। तो असहयोग आंदोलन कब तक चला था। तो असहयोग आंदोलन जो था 1920 ईस्वी से 1922 ईस्वी तक चला था। तो असहयोग आंदोलन में जो था, असहयोग आंदोलन जो था वो आप लोग के लिए विस्तार में लेकर आएंगे 5 नंबर में। असहयोग आंदोलन में मतलब रखा गया था प्रस्ताव कि भारतीय लोगों को कि जो ब्रिटिशी लोग हैं, अंग्रेज लोग हैं, उनका द्वारा बनाया गया कोई भी सामान वस्तु को हम लोग नहीं खरीदेंगे, उनके द्वारा बनाए गए वस्तु को उनका विरोध करना है, हम लोग को उनका सपोर्ट नहीं करना है, कोई भी काम नहीं करना है। तो वो था असहयोग आंदोलन में उनका मतलब अंग्रेज़ों का सहयोग ही नहीं करना है, इसलिए बोला गया असहयोग आंदोलन। तो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का कारण क्या था, पहले हम यहाँ पे देखें। असहयोग आंदोलन जब इसको लागू किया गया था 1920 ईस्वी में, तो ये अपने मार्ग पे एकदम जोरों शोरों से चल रहा था। मतलब एकदम इसमें लोग जो थे उत्साह थे, एकदम उत्साह से लोग एकदम पूर्ण रूप से मतलब उत्साह थे, और लोग अच्छा खासा मतलब इसमें चल रहा था। तो जोरों पर चल रहा था। महात्मा गांधी ने 1922 ईस्वी को उसे वापस लेने में, इस आंदोलन को वापस लिए जाने में कई कारण थे। मतलब उसे वापस लेने के कारण देखे तो यहाँ पे बोला है अच्छा खासा चल रहा था असहयोग आंदोलन, लेकिन भारत के बहुत से लोगों ने इसका विरोध किया था। मतलब असहयोग आंदोलन में भाग लिया था। इसका महात्मा गांधी ने वापस लेने का कारण था, महात्मा गांधी जो थे अहिंसा व्यक्ति थे। क्या थे? अहिंसा व्यक्ति। अहिंसा के मतलब होता है लड़ाई झगड़ा ना करना, शांतिपूर्ण रूप से बैठ के कोई भी मतलब लड़ाई हो गया तो उसको शांत करना, मतलब कोई भी लड़ाई झगड़ा को शांतिपूर्ण रूप से, लड़ाई झगड़ा ना करके उसको शांत करना। अहिंसा के राह पे लड़ाई झगड़ा ना करते हुए मामला को शांत करना, लड़ाई को शांत करना। तो महात्मा गांधी जो थे वो नहीं चाहते थे कि लड़ाई झगड़ा हो। तो ये जो था असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी इसलिए वापस ले लिए थे क्योंकि जो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले के चोरा चोरी जो गांव था, वहाँ पे एक थाना था। कौन था? चोरा चोरी गांव। चोरा चोरी गांव में एक घटना हुआ था जिसके कारण महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को लिया था, और उसका नाम चोरा चोरी। वही घटना हुआ था। कब हुआ था? 5 फरवरी। कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 ईस्वी में। कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 ईस्वी में हुआ था। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले के चोरा चोरी गांव में यहाँ पे शांतिपूर्ण रूप से जुलूस जा रहा था। क्या जा रहा था? मतलब वहाँ जो था चोरा चोरी गांव जो था उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में, तो वहाँ पे एक थाना था। अब थाना जो था वो रोड के बगल में था, तो वहाँ पे जो रोड था, तो रोड से जो उसमें असहयोग आंदोलन जो था ने उसमें जो लोग भाग लिए थे, तो उसमें जो लोग थे वो भाग लिए थे, वो अपना भाग लेके रास्ता में जा रहे थे जोरों शोरों से,
अपना समर्थन दे रहे थे महात्मा गांधी के। तो जो वहाँ के जो पुलिसकर्मी जो था, जो होता है पुलिसकर्मी, वो जो वहाँ पे समर्थक जो था आंदोलन कर रहा था, वो उस पे लाठी चार्ज कर देता है, लाठी चार्ज कर देता है, जिसके कारण वहाँ के लोगों ने भी पुलिस को मारना शुरू कर देता है। जब पुलिस को मारने लगता है तो वहाँ के जो जितने भी पुलिस कांस्टेबल थे, जो या पुलिस थे, वो बहुत मारने के कारण जो पुलिस लोग थे 22 सिपाही थे, वो बहुत मारने के कारण वे अपने जेल में ही चले गए हैं, खुद ताला लगा दिए हैं और जेल में घुस गए हैं। उसके बाद जो लोग थे जो जुलूस निकाल रहे थे, तो जो वहाँ के जो लोग थे जुलूस में, वो क्या किए, पूरा थाना में ही पूरा जो थाना था उसमें पेट्रोल छींट के आग लगा दिया, जिसके कारण वहाँ के 22 सिपाहियों की हत्या हो गई। 22 सिपाहियों की हत्या हो गई उत्तर प्रदेश गोरखपुर जिले के चोराचोरी गांव में। कब हुआ? 5 फरवरी 1922 ईस्वी में हुआ था। वहाँ पे 22 कर्मचारी मर गए थे। 22 कर्मचारी मर गए थे। तो ये जो असहयोग आंदोलन था, इसी को देखते हुए महात्मा गांधी इसी को देखते हुए, जब देखे ज़्यादा हिंसा हो रहा है, लड़ाई झगड़ा ज़्यादा हो रहा है, यही सब को देखते हुए, और वो नहीं चाहते थे कि इसके बाद कि अभी तो मार दिया था इन लोग, कौन जो जुलूस निकाले थे उन लोग पुलिसकर्मी को मार दिया था। वहाँ पे ब्रिटिशी सरकार था, अंग्रेज सरकार था। अब वो अगर इस आंदोलन को अगर महात्मा गांधी वापस नहीं लेते महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी अगर नहीं लेते तो ब्रिटिशी सरकार जो था, यहाँ पे जालियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था नहीं, उसी प्रकार का माहौल वापस लान देता। क्या करता? जालियांवाला बाग माहौल को वापस लान देता। तो महात्मा गांधी जो थे, वो नहीं चाहते थे कि जालियांवाला बाग हत्याकांड का स्थिति दोबारा भारत में उत्पन्न हो, आतंक का राज भारत में फिर बने। इसलिए महात्मा गांधी ने बाग जैसे कि मतलब नहीं चाहते थे कि ये घटना दोबारा हो 1922 ईस्वी में, इसलिए वे असहयोग आंदोलन को वापस ले लिए थे। 5 फरवरी 1922 ईस्वी में चोरा चोरी कांड होने के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिए थे, ताकि वो नहीं चाहते थे कि जालियांवाला बाग हत्याकांड दोबारा भारत में वैसा स्थिति उत्पन्न हो। अगला क्वेश्चन देखे तो बोल रहा, भारत के लोग रोलेक्ट एक्ट का विरोध क्यों किए थे, मतलब इसका विरोध क्यों करे थे? रोलेक्ट एक्ट एक प्रकार का क्या था? कानून था। महात्मा गांधी ने इसे काला कानून का नाम दिया। ये जो था रोलेक्ट एक्ट, ये शक के आधार पे लोगों को 2 साल के लिए जेल में डाल देता था। तो जो ब्रिटिशी लोग जो थे, वो कौन, इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने इस नियम को, रोलेक्ट एक्ट नियम को पारित किया था। तो जो भारत के लोगों द्वारा जो आंदोलन किया जा रहा था ने, आंदोलन जो था अपने परम क्षेत्र पर था एकदम, मतलब अपना अच्छा खासा रूप धारण कर लिया था। जोरों शोरों से एकदम आंदोलन चल रहा था पूरे भारत में। तो इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने इसे एक नए कानून रोलेक्ट एक्ट के रूप में नए कानून पारित किया, जिसके कारण वो शक के आधार पे कोई भी व्यक्ति हो उसको 2 साल के लिए जेल में डाल देता था। तो भारत के लोगों द्वारा बहुत सारा आंदोलन किया जा रहा था ब्रिटिशी द्वारा। तो उन्होंने इसे देखते हुए रोलेक्ट एक्ट को पारित किया, जिसके कारण लोगों को शक के आधार पे, सुनिएगा आप लोग, सिर्फ शक के आधार पे भारत के गतिविधियों को, जो आंदोलन हो रहा था उसको रोकने के लिए, उसको कुचलने के लिए रोलेक्ट एक्ट पारित किया। और उसके द्वारा किसी भी व्यक्ति को गतिविधियों को मुकदमा चलाए, मतलब उसको रोकने के लिए रोलेक्ट एक्ट पारित किया। और ये बिना वकील के, बिना अपील के 2 साल के लिए जेल में डाल देता था। ना आप वकील ले जा सकते कोर्ट में, ना अपील कर सकते, कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए इसे पारित किया गया था, ताकि भारत के जो चल रहा जो
राजनीतिक गतिविधियों उस पर रोक लगाया जाए, आंदोलन जो हो रहा है उसको रोका जाए, इसलिए इस नियम को लागू किया गया था। तो इस नियम के खिलाफ में महात्मा गांधी ने आंदोलन अहिंसक ढंग से सविनय अज्ञा आंदोलन चलाते थे। यह आंदोलन 6 अप्रैल को एक हड़ताल से शुरू होना था। विभिन्न शहरों में रोलेट एक्ट जुलूस निकाले गए और इसमें जो रोलेट एक्ट था इसमें भारत के बहुत से लोग ने इसका सपोर्ट किया। विभिन्न क्षेत्रों से इसका सपोर्ट किया, अलग अलग जगह पे इसका विरोध किया गया। भारत के हड़ताल किए गए, रोड को जाम कर दिया गया, फैक्ट्री को बंद कर दिया गया, इसका विरोध किया गया। और 6 अप्रैल को मतलब जुलूस निकाला गया और इसी के विरोध में महात्मा गांधी जो थे इसका नेतृत्व करता थे, इसका विरोध कर रहे थे। तो महात्मा गांधी को 10 अप्रैल को गिरफ्तार कर लिया जाता है। 10 अप्रैल को गिरफ्तार कर लिया जाता है इसी के विरोध में, रोलेट एक्ट के विरोध में। तो रोलेट एक्ट आप लोग देख लिए। तो इसी के कारण भारत के लोगों ने पूरा इस रोलेट एक्ट को विरोध कर रहा था कि शक के आधार पे 2 साल के लिए जेल में डाल देता है, इसलिए। तो आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे। रोलेट एक्ट वीडियो 2 बार देखिएगा, समझने का कोशिश कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सुनिएगा तो समझ में आएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन देखे तो बोल रहा है बहुत सारे मजदूर, वहाँ के मजदूर जो थे महिलाएं पुरुष, वो स्पिनिंग जेनी मशीन का इस्तेमाल का विरोध क्यों कर रहे थे। तो जो स्पिनिंग जेनी जो मशीन था, जो एक मशीन था, वो कटाई की प्रक्रिया को क्या करता था, बहुत तेज़ कर देता था। महिला लोग जो थे, जो वहाँ के मजदूर लोग थे तो इस मशीन का विरोध क्यों कर रहे थे, आइए हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन में बोला है स्पिनिंग जेनी का आविष्कार। स्पिनिंग जेनी का जो आविष्कार किसने किया था, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था। तो स्पिनिंग जेनी का आविष्कार जेम्स हरग्रीव्ज ने 1764 ईस्वी में किया था। किसने, जेम्स हरग्रीव्ज ने 1764 ईस्वी में किया था। इस मशीन ने कटाई की प्रक्रिया तेज कर दी और श्रमिक की मांग को घटा दी। ये क्या किया, जब मशीन आया तो कटाई की प्रक्रिया को तेज कर दिया, तो जो इसका मालिक होता था वो मजदूर को छोड़ देता था, क्योंकि मजदूर जो था काम करता था, धीरे धीरे मशीन से स्पीड में कटाई होने लगा, अच्छा खासा उसका पूंजी मतलब और पैसा बढ़ने लगा इससे। तो इसी प्रकार उसने मशीन को मतलब मजदूरों को काम से हटा दिया। मशीन आया तो मशीन स्पिनिंग जेनी द्वारा बहुत सारे मतलब अधिक तेज़ी से चलने के कारण बहुत सारे धागों को काट देता था। उसी प्रकार महिलाएं जो थे वो बेरोजगार हो गए, मतलब मजदूर लोग जो थे वो क्या हो गए, बेरोजगार हो गए। मजदूर लोग जो थे वो क्या हो गए, बेरोजगार हो गए। उनका आय जो था मतलब कमाने का जो एक चारा था वो संकट में चला गया, उनका घर का खर्चा नहीं निकल रहा था। बेरोजगारी के इसी डर के कारण भारतीय महिला जो भारत के महिला थे, इसी के कारण उनका पूंजी नहीं निकल पा रहा, मतलब उनका खर्च नहीं निकल पा रहा घर के, कहाँ से खाएंगे, कहाँ से चलाएंगे घर। इसीलिए स्पिनिंग जेनी मशीन का विरोध किया गया था। किस लिए, क्योंकि उनका काम स्पिनिंग जेनी मशीन के आ जाने के कारण उनको काम नहीं मिल रहा था, उन लोग बेरोजगार हो गए थे इसलिए। अब अगर हम बात करें 5वां नंबर, आप लोग का इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ पे देखें यहाँ पे बोला है अथवा भारतीय अर्थव्यवस्था पर महामंदी के प्रभाव की व्याख्या करते हुए संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये आप लोग के लिए थोड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था पर महामंदी के प्रभाव की व्याख्या करते हुए, महामंदी आने के कारण जो फसल के गिरावट में महामंदी ने भारतीय व्यापार को तुरंत प्रभावित किया। महामंदी जो था 1834 के मध्य में
महामंदी जो था वो फसल के आयात और निर्यात को आधा कम कर दिया गया था। 1928 और 1934 के मध्य में भारतीय निर्यात और आयात घटकर आधे हो गए थे और अंतर्राष्ट्रीय कीमत गिरने से भारत की कीमतें, मतलब भारत में जो फसल की कीमतें थे वो भी गिर गए। इस अवधि में गेहूं की कीमतें भारत में 50% गिर गई। भारत की 50% गिर गई। किसान पर प्रभाव पड़ा। इससे क्या हुआ, जो मतलब किसान लोग थे वो आप लोग, मतलब मान लीजिए किसान लोग जो थे वो गेहूं उपजाए, अब उनका पूंजी लगा 100 रुपया और खर्चा निकल रहा 50 रुपया। तो आप लोग उन लोग जो किसान लोग था वो पूंजी जो जहाँ से लिया पूंजी जहाँ से जो लिया, माना कि कर्जा करके वो 100 रुपया लिया, अब उसका खर्चा निकल रहा है 50 रुपया, तो वो कहाँ से देगा। तो उसी कारण वहाँ के जो किसान थे, किसानों पे बहुत बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा। गिरती कीमतों के निर्धारण किसानों पे बुरा प्रभाव पड़ा। कृषि उत्पादन की कीमतों गिरने के बावजूद उपनिवेशी सरकार ने किसानों की करों में कोई राहत देने का मतलब अंग्रेज सरकार द्वारा जो किसानों पे जो कर लगाया गया था कि तुम अगर मान के चलो 100% उगा रहा है तो हमको 15% दो, 18% दो। तो इस पे जब देखा कि महामंदी आने के कारण इसका जो रेट जो था फसल का वो तो 50% गिर चुका है। तो गिरने के बावजूद भी जो ब्रिटिश सरकार जो था वो महामंदी के समय में भी कोई छूट नहीं दिया। वो बोला हमको 18% चाहिए तो चाहिए, तुम जहाँ से अपना पैसा भरना है भरो, हमको 18% चाहिए तो चाहिए। यहाँ पे देखे बोला उनकी जहाँ से ऋण लिए उनकी ऋण तो बढ़ती गई, क्योंकि वहाँ से जहाँ से ऋण लिए वो तो पैसा निकला नहीं, आधा ही निकला, तो ऋण बढ़ते गए, कर्ज के तले वो दबते गए। उन्हें अपनी ज़मीन बेचनी या गिरवी रखनी पड़ी। ज़मीन जो था बेचनी गिरवी रखनी पड़ी। लोगों के सोने और चांदी जैसे अपनी संपत्ति बेचनी पड़ी और भारतीय पटसन उत्पादन व्यापार के रूप में प्रभावित हुए थे। तो भारतीय पटसन उत्पादक में 60% का गिरावट आ गया था। पटसन जो होता है वो जूट को ही शायद बोला जाता है, आप लोग कमेंट में बताइएगा। हाँ, जूट को ही पटसन के रूप में जाना जाता है। किसको? जूट को पटसन के रूप में जाना जाता है, जूट को। तो जूट के कीमतों में, पटसन की कीमतों में 60% का गिरावट आ गया था महामंदी के कारण, जिनके कारण किसान कर्ज के तले दब गए थे। तो ये हो गया आप लोग का महामंदी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा आप लोग। यहाँ पे बोले देखा है शहरी भारतीयों पर प्रभाव। यहाँ पे बोला वो तो गांव के लोगों के हो गया, यहाँ पे बोले शहरी। तो महामंदी जो था, शहर के जो लोग थे तो बाहर में नौकरी कर रहे थे, अपना काम कर रहे थे, तो इन पे महामंदी आने के बावजूद भी इन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। क्योंकि जो बाहर में इन लोग जो काम कर रहे थे, शहरी लोग, उनका जो आय होता है, वेतन होता, वो निश्चित होता है। महीना पूरेगा इन लोग को 25,000 30,000 पूरा मिल जाएगा। तो उसी के बावजूद शहरों में रहने वाले लोग, ऐसे लोग की हालात ठीक रही। महामंदी के समय उन लोग का जो हालात था वो अच्छी रही। उनकी आय निश्चित थी, जैसे जमींदार जिन्हें ज़मीन पर बांधा बंधाया भाड़ा मिलता था। मतलब जो उन लोग को पहले से तय जो राशि में हुआ है, पहले से जो उन लोग को जो पैसा मिलता था महीना में, तो बांधा हुआ वही मिलता था, जिसके कारण जो वहाँ पे शहरी लोगों में जो काम करते थे उन लोग का स्थिति अच्छा खासा, मतलब उन लोग का जो पहले का स्थिति था उसी प्रकार अच्छा खासा था, ठीक था। और उसी समय राष्ट्रवादी खेमे में दबाव में उद्योग की रक्षा के लिए सीमा शुल्क बढ़ा दिए गए, जिससे औद्योगिक क्षेत्र में भी निवेश में तेजी हुई। हम थोड़ा ऊपर से देखते बोला महामंदी भारत के शहरी लोगों के लिए आधुनिक दुखदायक नहीं हुआ। मतलब उन लोग के लिए ज़्यादा कुछ प्रभाव नहीं पड़ा। कीमतें गिरते जाने के बावजूद
शहर में रहने वाले ऐसे लोग की हालत ठीक रही, उन लोग का हालात जो था, स्थिति जो था वो ठीक था, क्योंकि उनका आय जो था निश्चित था। जैसे ज़मींदार जिन्हें ज़मीन पर बांधा बंधाया भाड़ा मिलता था, या मध्यवर्गीय वेतन भोगी कर्मचारी सभी वस्तुओं के दाम कम देते थे। तो राष्ट्रीय खेमे में दबाव में उद्योग की रक्षा के लिए सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया, जिससे उद्योगी के क्षेत्र में भी अधिक निवेश में तेजी हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे बोल रहा है, मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में क्या मदद की थी। आप लोग के लिए थोड़ा ना बहुत इम्पोर्टेंट है, पढ़िएगा आप लोग ध्यान से, शॉर्ट में हम बता देते हैं आप लोग को। बोला है, शक्ति संस्कृति ने भारत के लोगों में नई प्रकार की राजनीतिक चेतना को जगाकर भारत में राष्ट्रवाद की गति को तीव्र प्रदान की और भारत की स्वतंत्रता में महत्वपूर्ण योगदान दिया। मतलब बोल रहा है, मुद्रण संस्कृति के आ जाने से भारत के लोगों में एक नई प्रकार की राजनीतिक चेतना, मतलब नया प्रकार की चेतना को जगाकर भारत में राष्ट्रवाद, मतलब अपने देश के प्रति लगाव की प्रेम की गतिविधि को और तेज कर दिया, और उस प्रकार भारत की स्वतंत्रता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यहाँ पे देखे तो बोल रहा है, भारतीय प्रेस ने भी राष्ट्रीय भावनाओं को देश के एक कोने से दूसरे कोने तक फैलाने में बहुत बड़ा योगदान दिया। जैसे अमृत बाजार पत्रिका, केसरी न्यू इंडिया, हिंदू, लीडर आदि पत्रिकाओं ने राष्ट्रीय आंदोलन की शक्तिशाली बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मुद्रण संस्कृति के मतलब जो यहाँ पे मुद्रण संस्कृति के पर्वधीन जो भारत के साहित्य का सर्जन हुआ था, मतलब जब संस्कृति जो मतलब यहाँ पे मुद्रण संस्कृति जब आया था तो बहुत पेपरों का निर्माण हुआ, बहुत सारे पेपरों को, तो उससे हुआ। जैसे पेपरों में आप लोग देखें यहाँ पे अमृत बाजार पत्रिका, केसरी न्यू इंडिया, हिंदू, लीडर, ये सारे जो पत्रकार थे, पत्रिकाओं ने भारत की एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचाने का कार्य किया, जिससे अधिक से अधिक लोगों को जानकारी प्राप्त हो और वो अपने देश के प्रति मतलब राष्ट्रवाद की भावना को जगाया, और उससे उनके मन में भी देश के प्रति लगाव की भावना को जागा। उनके जो पूर्वज थे, यहाँ पे आप लोग देखिए, यहाँ पे आप लोग को समझ में आया तो उनके मन में भी अंग्रेज के विरुद्ध संघर्ष करने की इच्छा उत्पन्न हुई। अपनी प्राचीन भारतीय सभ्यता की महानता को देखकर, मतलब उनके जो पूर्वजों के द्वारा भारतीय सभ्यता की महानता को देखकर भारतीय लोगों में भी आत्मविश्वास और आत्मसम्मान की भावनाएं जागृत हो गई, और इस सब कारणों से भारत के राष्ट्रीय आंदोलन का और बल मिला, उत्तेजित करने में बड़ा भाग लिया, बहुत बड़ा भूमिका निभाया। तो आप लोग को वीडियो आज यहीं पे रहता है पार्ट 1 में। पार्ट 2 में आप लोग को ये 2009 का मॉडल सेट का, मतलब 2009 का बोर्ड का सोशल साइंस का पूरा वीडियो मिल जाएगा। 30 मिनट में आप लोग का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से आप लोग वीडियो कम से कम 2 बार देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। रटने पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा, एग्ज़ाम हॉल में आप लोग रटाया चीज़ भूल जाइएगा। तो आप लोग वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा सुनने का कोशिश कीजिएगा, सुनिएगा तो दिमाग में सेट रहेगा। पढ़िएगा भी 2-4 बार, 4 बार 5 बार पढ़िए, उसके बाद इसको समझिए, वीडियो को सुनिए, तो आप लोग को समझ में आएगा। आप लोग को सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आने वाला क्वेश्चन है वही मिलेगा आप लोग को सब्जेक्टिव में। चलिए ठीक है।